लिख डालो पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। भाई सही से देखिए, प्रत्यास्थ है वो जो करवाया। कौन सा करवाया? प्रत्यास्थ। और अगली बार कौन सा है? प्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ की क्या कंडीशन थी? जब संघट्ट में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों ही संचित नहीं होते। हाँ ये कराया था। डेरिवेशन होगी इसकी। हाँ देखेंगे। परफेक्ट इलास्टिक होगा। डेफिनेशन ही हुई है इसकी, अभी डेरिवेशन नहीं हुई। तो उल्लू इसकी बेनिफिट ही निकाल लें। टकराने के बाद क्या होता है क्या ना होता नहीं जा रहा। अब इसकी पहले बात सुनो। पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट में दो वस्तु है कोई। हम जो बात कर रहे हैं खाली एक डायमेंशन की कर रहे हैं, ठीक है। एक डायमेंशन यानी कि कोई दो वस्तु है वो एक सीधी रेखा में है, ठीक है। इसमें पूर्ण अप्रत्यास्थ में क्या होता है कि जो दो वस्तु आपस में टकरा रही है, टकराने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगी? एक दूसरे में मिल जाएंगी और मिलने के बाद ये एक ही वस्तु बन जाएगी, ठीक है। ऐसे संघट्ट देखें, कोई दो चीज की टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद वो एक ही चीज में कंबाइन होकर रह गई, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? ना आ रही है? जैसे बंदूक की गोली है, कोई बंदूक की गोली हमने चलाई, चलने के बाद वो आदमी में लगाओ कहीं भी लगाओ वो उसके अंदर ही धस जावे है ना, तो वो दोनों मिलकर एक ही तो वस्तु बन गई। तो इस तरह के संघट्ट को क्या बोले हम? पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब हमने क्या माना कि हमारे पास कोई दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान कितना माना हमने? m1, और कोई दूसरी है उसका द्रव्यमान कितना माना? m2। ये किसी एक डायरेक्शन में गति कर रही है, एक ही दिशा में क्या कर रही है? गति। तो इसका प्रारंभिक वेग हमने कितना माना? u1, इसका u2। ये आपस में कुछ देर बाद, अच्छा मुझे ये बताओ u1 ज्यादा होगा या u2? अरे u1 ज्यादा होगा ये जब तो आगे जाके इसे पकड़ सके। या ये तेज चलता रहे तो ये इसे पकड़ लेगा? संघट्ट हो सके ना होगा। ये ज्यादा होगा जब भी जाके ये इसे पकड़ पाएगा, यानी कि u1 ज्यादा होगा u2 से। ये बात क्लियर होगी? ठीक। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कोई एक दिशा है उसमें दो वस्तु चल रही है, इन्हें बेशक नाम देंगे a और b। a का द्रव्यमान m1, b का द्रव्यमान m2। ये किस स्पीड से चल रही है? u1 और u2। ये हमने माना कि लास्ट में जाके ये टकरा गई, टकराने के बाद ये एक जगह हो गई, इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अरे दोनों एक पास हो गई ना? नारी बात समझ में? अब ये दोनों एक जगह हो गई। अब ये चलेगी किस वेग से चलेगी? अंतिम वेग मान लिया हमने इसका v। बात आ गई समझ में? क्लियर एकदम? बनाओ इसे जल्दी। बनाए? हाँ जी। अब इसमें हमें करना क्या है? एक तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा में हानि देखनी है हमें। देखो ये स्टार्टिंग में चल रही है, चलने के बाद ये जाके एक ही बॉडी के रूप में फॉर्म हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो मिलने के बाद इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो वस्तु अगर चल रही है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा है, रुक गई तो गतिज ऊर्जा कम है। तो गतिज ऊर्जा कम कितनी हुई एक तो हमें वो देखनी है, ठीक है। और अंतिम वेग इसका v कितना होगा ये देखना। तो यहाँ हमें निकालना क्या क्या है? सबसे पहले ये ध्यान दो, सबसे पहले नंबर पे गतिज ऊर्जा में कमी और दूसरे नंबर पे अंतिम वेग यानी कि v। ये दो चीज निकालनी है हमें, ठीक है। लिखो इसमें। माना m1 में m2 द्रव्यमान के दो पिंड, माना m1 में m2 द्रव्यमान के दो पिंड सरल रेखीय पथ पर गति कर रहे हैं।
सरल रेखीय पथ पर गति कर रहे हैं, सरल रेखीय पथ पर गति कर रहे हैं, जिनके वेग क्रमशः u1 व u2 हैं, जिनके वेग क्रमशः u1 व u2 है। ये बात समझ में आ गई। दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान कितने कितने m1 और m2 कितने वेग से चल रहे हैं, u1 और u2। ये आगे चल के टक्कर होगी, इनमें संघट्ट होगा। संघट्ट होने के बाद ये दोनों जो पिंड है मिलकर क्या बन जाएगा, एक पिंड। एक पिंड बन गया और ये संघट्ट के बाद किस वेग से गति करेंगे, v। ठीक है, देखो संघट्ट के पश्चात ये दोनों पिंड संयुक्त रूप से जुड़ जाते हैं तथा v वेग से गति करने लगते हैं, तथा v वेग से गति करने लगते हैं, तथा v वेग से गति करने लगते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बात आ गई समझ में? देखो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा। देखो हमने दो टर्म देखे थे, एक संवेग और एक गतिज ऊर्जा। अरे ये तो देखे थे। सबसे पहले हम पूर्ण प्रत्यास्थ पढ़ रहे थे, ये दोनों उसमें संरक्षित रहे। फिर अप्रत्यास्थ में संवेग संरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित ना है, और पूर्ण अप्रत्यास्थ में दोनों ही संरक्षित नहीं है। संरक्षित की कहानी क्या बताई थी? जो इनकी संवेग स्टार्टिंग में है, संघट्ट से पहले, वो ही क्या होने चाहिए, बाद में। अरे ये तो कंडीशन बताई, मगर ये यहाँ संरक्षित नहीं है, तो जो पहले है वो बाद में नहीं होने चाहिए, या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, अंतर आएगा, यानी कि एक से नहीं रखेंगे। तो पहले हम इसका संवेग देखें। जो दोनों वस्तु हैं इनका संघट्ट से पहले संवेग क्या होगा? लिखो, संघट्ट से पूर्व, इसी आयोजना ना? हाँ जी, संघट्ट से पूर्व संवेग, संघट्ट से पूर्व देखो क्या हो जाएगा संवेग, mv तो ही होता है, p इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, mv, p इक्वल टू क्या होता है, mv। तो पहले वाले का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m1, और इसकी जो वेग है वो कितनी है, u1। दूसरे वाले का आधा, दूसरे वाले का द्रव्यमान और इसका वेग u2। तो संघट्ट से पहले संवेग कितना हो गया, m1 u1 m2 क्लियर है। अब इसके बाद में बात करूं संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के संवेग कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा बताओ? अरे अब तो ये मिलकर कंबाइन हो गई एक बॉडी, यानी कि p इक्वल टू क्या जानते हैं हम, mv। अब m ये एक जगह मिल गई, तो इसका टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, m1 m2, और इसमें हम जो वेग है वो वेग कितना हो गया, v। तो यानी कि संघट्ट से पहले संवेग कितना हुआ, m1 u1 m2 u2, और संघट्ट के पश्चात संवेग कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इनटू v। अरे ये लास्ट में जुड़ के तो v से चल रही है ना आगे, तो लिखो ऐसे जल्दी,
हो गया। यस सर। पीछे ये क्लियर कर लियो, पूर्ण प्रत्यास्थ में तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं। अप्रत्यास्थ आ जाए तो इसका मतलब संवेग संरक्षित है और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं। अब ये कैसा है हमारा अप्रत्यास्थ, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित होगी। तो इसमें लिखेंगे यहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है, यानी कि जो पहले वो ही बाद में। पहले कितनी है गतिज ऊर्जा नहीं, संवेग। यहाँ संवेग संरक्षित होता है। संवेग कितना है भाई साहब पहले, m1 u1 m2 ये बाद वाले के बराबर होगा, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से हमें v की वैल्यू निकालनी है। देखो ये तो इधर है m1 u1 m2 u2 और इसे ले आएंगे हम डिवाइड में m1 प्लस इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या काम किया, पहले संवेग देखा संघट्ट से पहले, संघट्ट के बाद। अप्रत्यास्थ है तो संवेग संरक्षित होगा मगर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी। तो पहले संवेग ये है, बाद में ये है। यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। इसके बाद देखो संघट्ट से पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा बताओ भाई जल्दी कितनी है। अरे k इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर होगी पहले की, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी m2 u2 हाफ m2 u2। बात आ गई समझ में। संघट्ट से पहले ऊर्जा कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, इसकी 1/2 m1 u1 स्क्वायर, इसकी 1/2 m2 u2 स्क्वायर। अब संघट्ट के पश्चात बताओ, संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा ये कितनी हो जाएगी बताओ जरा मुझे। 1/2 mv स्क्वायर है, m की जगह यहाँ क्या काम करेगा m1 प्लस m2, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 m1 प्लस m2। इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो v स्क्वायर। अब मुझे जरा 1 मिनट बाद बताओ, इसमें हम परिवर्तन निकालेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। मान के चलो पहले ऊर्जा ही 10, बाद में बची 8, कितनी की हानि हुई 2 की। अरे कैसे पता लगी, 10 में से 8 घटाए 2, अरे जब तो 2 बचे। आई बात समझ में। पहले गतिज ऊर्जा मान के चलो 8 हुई, बाद में बची, पहले 10 ही बाद में बची 8, कितने की हानि हुई 2 की। 2 की कैसे पता लगी, पहले वाले में से हमने बाद वाली घटाई। तो पहली गतिज ऊर्जा है हमारे पास, बाद की भी है। हानि कैसे निकालेंगे, पहले वाली में से दूसरी वाली को घटा के। बात आ गई समझ में। तो लिखो इसमें गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि ये हो जाएगी भाई साहब डेल्टा के। लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे डेल्टा के। इसे लिखेंगे के इनिशियल माइनस के फाइनल, यानी कि के प्रारंभिक क्या थी और के अंतिम क्या हो गई। प्रारंभिक क्या ही बताओ जरा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल क्या हो गई -1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। यहाँ जो v स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम। देखो एक बार v है ना, v की वैल्यू उठा के उधर रख देंगे। v का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से यहाँ रखने पर, देखो ये v है और वो स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी इधर, डेल्टा k इक्वल टू देखो ये हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2। देखो ये m1 प्लस m2 तो है इधर, एक बार इधर देखो इसका स्क्वायर करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इसका पूरे का स्क्वायर होगा, यानी कि m1
U1 M2 पूरे का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस का स्क्वायर। इससे ये एक पावर कम हो जाएगी। तो अब डेल्टा के क्या बचेगा हमारे पास 1/2 M1 U1 स्क्वायर, ऐसे ही 1/2 M2 U2 स्क्वायर, ऐसे ही ये बचेगा -1/2। इसका होल स्क्वायर खोलो जरा, M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर, और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 2M1 M2 और U1 U2, और अपॉन में क्या बचा M1 प्लस M2। करो यहाँ तक जल्दी। देखो आ गया। अब क्या करें इसमें पूरे में से हम M1 प्लस M2 LCM ले लें। क्या करें पूरे में से M1 प्लस M2 क्या ले लें LCM। देखो यहाँ तो ये खाली इसके नीचे है, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, तो इस पूरे में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी M1 प्लस M2। बात आ रही है समझ में, यानी कि M1 प्लस M2 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 M1 U1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं? अरे यहाँ तो M1 M2 इसके नीचे है, इसके नीचे ना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम M1 प्लस M2 की। बाकी तो ये इसके नीचे है ही सब, इसे लिख लेंगे -1/2। ये है M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 U1 U2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सही से, देखो ये थोड़ा बड़ा टर्म आएगा, यानी कि 1/2। पहले M1 की कर रहा हूं मैं दोनों में, तो 1/2 ये हो जाएगा M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर। बात समझ में आई? M1 की मल्टीप्लाई करी इसमें, M1 है ही ऑलरेडी, M1 की करी तो क्या हो गया, अब M1 की इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 M1 M2 U2 क्लियर। अब करेंगे M2 की, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 M1 M2 और U1 U1 स्क्वायर। अब M2 की इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 M2 स्क्वायर 1/2 M2 स्क्वायर और बात क्लियर। अब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे और 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 M1 U1 स्क्वायर माइनस 1/2 M2 U2 स्क्वायर माइनस, देखो 1/2 2, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा M1 M2 U1 U2, और अपॉन में क्या बचा सबके M1 प्लस M2। ये आई हमारी डेल्टा A की वैल्यू। सारा देखो ये स्क्वायर है, यहाँ से देखेंगे एक बार, ये M1 स्क्वायर और ये M2 स्क्वायर, इन्हें एक बार सही कर लेंगे, ये हो जाएगा M1 स्क्वायर और ये M2 स्क्वायर, ठीक है। हाँ एक मिनट, ये 1/2 M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे। 1/2 M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म बचे हैं उन्हें लिख लो, 1/2 M1 M2 U2 स्क्वायर, एक ये बचा 1/2 M1 M2 U1 स्क्वायर, एक ये बचा माइनस M1 M2 U1 U2, और सबके अपॉन में क्या बचा M1 प्लस M2, नीचे वाला बता दीजिए, ठीक है। ये अभी एक मिनट, अब इसके बाद देखो क्या होगा, पूरे में से ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, देख के बताओ एक बार जल्दी। 1/2, हाँ 1/2 हो जाएगा, और M1 M2 तो हो सकता है, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 1/2 M1 और M2, फिर क्या बचेगा U2 स्क्वायर
u1 स्क्वायर और u1 माइनस, देखो यहाँ 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं है तो यहाँ 2 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2 की। पहले क्या बचेगा अभी बता रहा हूँ, u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर। देखो यहाँ 2 नहीं है तो ऐसे करो, 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड, ये डिवाइड वाला तो कॉमन हो गया और ये 2 बच गया यहाँ, तो यहाँ 2 बच गया तो इसे क्या लिख सकते हैं, -2u1 और अपॉन में क्या चल रहा है जब से ही, तो ये आपने 10 लगा दिया ना। हाँ जी, m1 प्लस m2, तो इसे हम सही से क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1 m2 अपॉन u1 u2 m1 प्लस m2, और ये किसका होल स्क्वायर है, सर ये u1 u2 का u1 माइनस u2, यानी कि u1 माइनस u2 इसे दोनों का लिख सकते हैं, u2 माइनस u1 का भी लिख सकते हैं, u1 माइनस u1। हाँ ये एप्रोक्स माइनस ही मान लो, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। ये क्या आया हमारा डेल्टा के, यानी कि गतिज ऊर्जा में हानि, क्या ही निकल गई, गतिज ऊर्जा में हानि। लिखो जल्दी, इसे बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। दो चीज हमें निकालनी थी, वेलोसिटी और गतिज ऊर्जा में हानि। अब यहाँ 1 मिनट एक बात सुनो, हमने दो वस्तु मानी थी, एक A और एक B, तो ये u1 वेग से आगे बढ़ी हुई आ रही और ये u2 से। अब हम ये मान लेंगे ये जो वस्तु है ये रुकी हुई है, इसमें है विराम में, अगर ये विराम में होगी तो यहाँ u2 की वैल्यू क्या होगी, अरे होगी या ना होगी। अगर ये जो दूसरी वाली वस्तु है ये रुकी हुई है और पहली चली हुई आ रही है, तो अगर दूसरी रुकी हुई है तो इसका वेग क्या होगा, 0, यानी कि u2 की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर u2 की वैल्यू 0 होगी तो तब वेग क्या हो जाएगा संघट्ट के बाद, तो इसे हम लिखें, 1 मिनट लिख लेंगे, यदि जो दूसरी वस्तु है, लिखो यदि वस्तु B विराम में है तब u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, तो तब संघट्ट के पश्चात वेग, देखो u2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। u2 की जगह 0 रखी तो ये पूरा टर्म 0, बचा क्या, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर जो दूसरी वस्तु है वो विराम में है तो वेग का आएगा ये संघट्ट के बाद। गतिज ऊर्जा में हानि कितनी आएगी, देखो ये u2 की जगह 0 रख दो, u2 की जगह क्या रख दें, तो 1/2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसकी जगह आ जाएगा खाली u1 और स्क्वायर है तो u1 स्क्वायर। ये कब आएंगी, जब दूसरी वस्तु विराम में है, विराम में ना है, दोनों चल रही है, तो ये दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। ये हम बाकी और न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखेंगे ना, ठीक है। करो देखो, एक बार इसका रिवीजन टाइप में देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, बोलते रहो जल्दी जल्दी, क्या किया सबसे पहले, अरे हमारे पास दो वस्तु थी, वो एक विमीय गति कर रही थी, ठीक है। अब एक विमीय गति कर रही है, तो यानी कि एक वस्तु A थी जिसका द्रव्यमान कितना था, m1, ये u1 वेग से आगे चल रही। एक वस्तु B थी, उसका द्रव्यमान m2 और ये u2 वेग से आगे चल रही थी। अप्रत्यास्थ संघट्ट संवेग क्या होगा, संरक्षित संवेग होता क्या है, m1 u1 m2 u2। अब ये संरक्षित है तो क्या होगा, जो पहले है वो ही बाद में होगा, बाद में ये दोनों मिल गए एक ही वस्तु बन गई, यानी कि दोनों के वजन एक जगह होंगे। जैसे मैं गोली की बात कर रहा हूँ, 50 ग्राम की गोली है, किसी लकड़ी में जाकर टकराई तो लकड़ी और आगे चली बाई चांस, तो दोनों जो है वो एक साथ बढ़ी ना, हाँ, दोनों का वजन जुड़ गया, इनटू ये कितनी वेग से बढ़ी, v से। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली, m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे ये इसमें तो कोई दिक्कत आई ना। इसके बाद हमने देखी गतिज ऊर्जा में हानि। गतिज ऊर्जा में हानि कैसे देखी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा m1 u1 स्क्वायर और ये m2 स्क्वायर, और अंतिम कितनी हो गई इसकी, तो इसे हम घटा रहे m1 प्लस और इनटू v स्क्वायर। इसे घटाएंगे तो यहाँ v की जगह ये वाली वैल्यू लाकर रख लेंगे,
सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। ठीक है भाई साहब, अब आगे चलें। चलो